नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संसद के सदनों के बारे में, लोकसभा के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 80 में। पहली बात, राज्यसभा के गठन का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। जबकि लोकसभा के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में और संसद के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। तीनों आपको याद रखने हैं। देखो, संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79, लोकसभा की बात करें तो 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को संसद का वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। इसके अलावा और बात करें तो ये राज्यसभा का प्रथम सदन भी है। राज्यसभा ये संसद का प्रथम सदन भी है। उच्च सदन है, वरिष्ठ सदन है, प्रथम सदन है। इन नामों से देखो इसके क्यों जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। राज्यसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। राज्यसभा में कौन से प्रतिनिधि होते हैं? राज्यसभा में वे प्रतिनिधि होते हैं जिनको चुनकर के जनता विधानसभा में भेजती है और विधानसभा के सदस्य जिन लोगों का चुनाव करते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। समझे ना मेरी बात? क्योंकि राज्यसभा का जो गठन होता है वो राज्यों की विधानसभा से होता है। राज्यों की विधानसभाओं से। हालांकि अगर आपको यहाँ से प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आप याद रखें, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए इसे उच्च सदन, वरिष्ठ सदन या प्रथम सदन भी कहते हैं। राज्यसभा जो है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। किन किन नामों से जानते हैं? उच्च सदन, वरिष्ठ सदन और प्रथम सदन। अब अपन बात करते हैं राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के गठन के बारे में बात करें तो बात यह आती है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। इन 250 सदस्यों का जो डिवाइडेशन किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया, वो किस प्रकार से किया गया है? तो 250 सदस्यों का वर्गीकरण किया गया है राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यों से हैं 230 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य और 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 230 और 8 38, 38 और 12 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250, निर्धारण 230 + 8 + 12, यानी 230 सदस्य हैं। भारत के 28 राज्यों से आते हैं, क्योंकि 28 राज्यों की जो विधानसभाएं, उन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने चुन करके वोट डाल करके और 230 सदस्य वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। 8 सदस्य भेजे जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य भेजे जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन 8 सदस्यों के बारे में अपन बात करें तो 4 सदस्य जो हैं वो तो आते हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। 4 सदस्य कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से।
आपको पता होगा अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 या अनुच्छेद 370 को हटा करके और उसे एक साधारण राज्य का दर्जा देने के बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वर्तमान में व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्यों का निर्वाचन होना है, यानी 4 सदस्य राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से आएंगे, 3 सदस्य आते हैं दिल्ली से। तीन सदस्य कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। 4 और 3 7, एक सदस्य बच गया। एक सदस्य जो आता है वो आता है पुदुचेरी से, जिसको अपन पांडिचेरी भी कहते हैं। एक सदस्य कहाँ से आता है? पुदुचेरी से या पांडिचेरी से। तो इन 8 सदस्यों का निर्धारण हो गया, इन 230 सदस्यों का निर्धारण हो गया। इसके अलावा बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये जो सदस्य होते हैं इनका जो मनोनयन होता है वो होता है अनुच्छेद 80(4) के तहत। अनुच्छेद 80(4) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, इनमें से किसी भी क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त जो लोग होते हैं, विशेष ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत कर सकता है। विशेष ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसके बाद में अपन और बात करें तो ये तो बात थी कि राज्यसभा के गठन के बारे में अपन ने बात की कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिनका निर्धारण है 230 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य मनोनीत। इन 8 सदस्यों का भी वर्गीकरण किया गया है। 4 सदस्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पुदुचेरी से। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सदस्य संख्या है राज्यसभा की 245। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। बात करते हैं वर्तमान में सदस्य संख्या। वर्तमान में सदस्य संख्या है 245। इन 245 सदस्यों के बारे में बात करें या इन 245 सदस्यों को फिर से अपन अगर डिवाइडेशन करें, वर्गीकरण करें, तो वो ही राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यों से वर्तमान में आ रहे हैं 225 सदस्य। कितने सदस्य आ रहे हैं? 225। केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य पूरे आ रहे हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं वो हैं 12। तो कितने हो गए? 245। अब देखो 230 होने चाहिए, 225 क्यों आ रहे हैं? यह आता है जनसंख्या के आधार पे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पे होता है और राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 4 में। वैसे तो अपन ने अनुसूची पढ़ी थी उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से किया गया है। फिर भी अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। राज्यसभा में सीटों के निर्धारण की बात करें तो 50 लाख की जनसंख्या तक
50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाता है, एक सदस्य चुना जाता है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है 50 लाख, तो 50 लाख की जनसंख्या तक क्या होता है, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख की जनसंख्या तक 5 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य। इसके बाद प्रति 20 लाख की वृद्धि पर, प्रति 20 लाख की वृद्धि पर एक अतिरिक्त सदस्य चुना जाएगा, एक अतिरिक्त सदस्य चुना जाएगा। अब बात कितने की कर रहा है, प्रति 20 लाख की। अब ये नहीं कि जनसंख्या अगर 50 से 60 हो गई तो अपन एक सदस्य का चुनाव कर लेंगे, और फिर 70 हो गए तो सीधे 2 सदस्यों का चुनाव कर लेंगे, नहीं। अब देखो, मान लीजिए जनसंख्या 50 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 60 लाख, तो भी सदस्य कितने जाएंगे, 5 ही। क्यों, क्योंकि प्रावधान क्या है, वृद्धि कितने की होनी चाहिए, 20 लाख की होनी चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ करके 70 लाख हो गई, तो 50 से कितनी बढ़ गई, 20 लाख बढ़ गई ना। अब इधर एक सदस्य भी बढ़ जाएगा। अब सदस्य कितने चुने जाएंगे, 6। अब अगर जनसंख्या बढ़ करके 70 से 90 लाख हो जाती है, यानी 20 लाख फिर प्लस में है, तो इधर एक सदस्य बढ़ जाएगा और सदस्य कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी 50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव होगा, और इसके बाद में प्रति 20 लाख की वृद्धि पर एक अतिरिक्त सदस्य का चुनाव किया जाएगा। तो ये अपन ने बात की राज्यसभा का जो गठन है वो किस प्रकार होता है, गठन का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है। अब अपन बात करते हैं राज्यसभा का चुनाव या राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है, इसके बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य भाग नहीं लेते। तो कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ये चुनाव प्रणाली जो काम में ली जाती है, चुनाव प्रणाली, तो वही चुनाव प्रणाली जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में काम में ली जाती है। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जाती है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रणाली काम में ली जाती है वही प्रणाली जो है
वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में काम में ली जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो किस प्रकार है, किस राज्य का कितना है। तो राज्यसभा में बात करें तो अधिकतम प्रतिनिधित्व जो है वो है उत्तर प्रदेश का। अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 31 सदस्य। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि इन सदस्यों के निर्वाचन का जो आधार है वो जनसंख्या है। निर्वाचन का आधार क्या है, जनसंख्या। तो सीधी सी बात है, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस राज्य से उतने ही ज्यादा सदस्य राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 19.37 करोड़। तो इस प्रकार से उस जनसंख्या के अनुपात में अगर हम बात करें तो 31 सदस्य राज्यसभा में यूपी के द्वारा भेजे जाते हैं। अब बात करें अपन राजस्थान से। राजस्थान से बात करें तो 10 सदस्य जाते हैं। अब ये बड़ी बात देखो, राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए पर्सन ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राजस्थान के अलावा उस राज्य का नाम बताइए जहां से भी राज्यसभा में 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राजस्थान के अलावा दूसरा जो राज्य है वो है उड़ीसा। राजस्थान के अलावा उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से राज्यसभा में 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो सबसे ज्यादा बात करें तो यूपी से 31 सदस्य, राजस्थान से बात करें तो 10 सदस्य, उड़ीसा से बात करें तो राजस्थान के बराबर 10 सदस्य, आपको याद रखने। इसके अलावा देखो न्यूनतम का यहाँ पे जिक्र नहीं होता। न्यूनतम का यहाँ पे क्या नहीं होता, जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे राज्य जहाँ से एक एक सदस्य जाते हैं, जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, तो ये मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से राज्यसभा में केवल एक एक सदस्य का चुनाव होता है। तो ये तो अपनी बात हुई राज्यसभा की निर्वाचन प्रणाली के बारे में, राज्यसभा के निर्वाचन के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, राज्यसभा का सदस्य हो या भारत का राष्ट्रपति हो, लोकसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना हो या जिला परिषद का चुनाव लड़ना हो या प्रधानमंत्री का यानी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, कोई भी चुनाव लड़ना हो, योग्यताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो योग्यता आती है वो ये आती है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वह भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। योग्यता में अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक हो, ठीक है जी। दूसरा, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। लाभ के पद का मतलब है यानी किसी भी सरकारी पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। तो लाभ के पद पर नहीं हो। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा क्या घोषित नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। अब पागल तो देखो आपको समझ में आता होगा, दिवालिया क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका दिवाला निकल चुका है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में यह साबित कर दे कि मैं मेरा कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं, मेरा तो साहब पूरी तरह दिवालों निकल गो, मेरकन कोडी गुण चुकाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को न्यायालय क्या करता है, सर्टिफिकेट बना के देता है दिवालिया का, कि इस व्यक्ति का दिवाला निकल चुका है, ये अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, इसलिए अब इससे कोई कर्जा नहीं मांगेगा। तो ऐसा व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को आपने राज्यसभा का सदस्य बना दिया तो वो देश का विकास तो पता नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र का विकास तो कब करेगा, वो पहले अपने घर का विकास करेगा सबसे पहले।
इसके अलावा न्यूनतम आयु सीमा जो है, न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यानी कम से कम वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यानी कम से कम अगर 30 साल की आयु उसने पूरी कर ली हो तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो यह बात हुई योग्यता की। इसके बाद में बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। देखो, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यानी प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य यहाँ से सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यहाँ से रिटायर होते रहते हैं। अब देखो, काम की बात मैं आपको बताऊं, 1952 में जो प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था, उस राज्यसभा में जो सदस्य थे सबका कार्यकाल 6 वर्ष बाद यानी 1958 में पूरा होना था। सही बात है। तो इन सब सदस्यों का कार्यकाल 1958 में पूरा होना था, जबकि अपन ने प्रावधान कर रखा है कि प्रति 2 साल बाद में 1/3 सदस्य रिटायर होते जाएंगे और उनके स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव होता जाएगा। तो पहली जो राज्यसभा थी जिसका गठन 1952 में हुआ था, वहां पर 2 साल बाद में सदस्यों को रिटायर है, वो किस आधार पे किया गया, आप मेरे को ये बताएं। तो यहाँ पे जो सदस्यों को रिटायर किया गया था वो किया गया था लॉटरी सिस्टम पे। किस पे किया गया था? लॉटरी सिस्टम पे। यानी सदस्यों के नाम की लॉटरी निकाली गई। जिन सदस्यों की लॉटरी निकली उन्हें 2 साल बाद में क्या कर दिया गया? सेवानिवृत्त कर दिया गया। और उसके बाद में ये जो प्रणाली है, सेवानिवृत्त करने वाली प्रणाली है, ये रोटेशन में आ गई। यानी पुराने वालों का कार्यकाल पूरा होता गया, 2-2 साल बाद में नए सदस्यों का वहां पे चुनाव होता गया। तो एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 साल बाद में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये बात की अपन ने कार्यकाल के बारे में। अब अपन बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी यानी कौन कौन अधिकारी है वो राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करें तो राज्यसभा के सभापति, और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। सभापति का पद है वो पदेन होता है। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभापति का जो पद है वो पदेन होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
बात करते हैं उपसभापति के बारे में। तो उपसभापति का जो चुनाव है वो सदस्य अपने में से ही करते हैं। उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं? सदस्य मिलकर करते हैं। सदस्य मिलकर अपने में से ही करते हैं। तो बात की अपन ने राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति। सभापति का पद ये पदेन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। जबकि उपसभापति का चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्य मिलकर अपने में से ही करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पे सभापति का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 5 वर्ष होता है। सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो इस बात को ध्यान रखें कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि सभापति का पद जो होता है वो पदेन है और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? सभापति होता है। अब बात करते हैं कि वर्तमान सभापति। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्रीमान जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में श्रीमान जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं। और उपसभापति के बारे में बात करें तो वर्तमान में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। जबकि प्रथम सभापति के बारे में अपन बात करें, प्रथम सभापति जो थे राज्यसभा के वो थे राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो प्रथम सभापति थे। तो यहाँ से अपन ने बात की राज्यसभा के बारे में। संसद के दोनों सदनों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेलीग्राम जो चैनल है NDCEDU का उसे सर्च करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलती है। तो वहाँ से डेली क्विज आप सोल्व करते जाएं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। और अगले क्लास के बारे में बात करेंगे अपन बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।